हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज कलर स्पेक्ट्रा। कलर स्पेक्ट्रा मतलब हमें कलर देखना किसी कंपाउंड का क्यों होता है और कौन सा कलर होता है और क्या उसकी इंटेंसिटी वगैरह होती है। ये कंसेप्ट हमने इसमें देखना है। देखो, कोई भी कलर कंपाउंड अगर कलर्ड होता है तो उसमें क्या होता है, उसकी दो स्टेट बन जाती हैं। या तो इलेक्ट्रॉन जैसे डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल टू पार्ट में टूट जाता है, T2G या Eg में। ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग हो जाती है। तो मतलब किसी भी करके उसकी मोलिक्यूल की दो स्टेट बन जाते हैं। जैसे पहली है E1 और E2। E1 और E2 फिर क्या करेगा, जो दोनों एक्साइटेड स्टेट में नीचे कोई इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से कोई फोटोन फोटोन मतलब कोई भी लाइट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेगा। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसको रेडिएट करेगा। वो रेडिएट मतलब बाहर छोड़ेगा, पहले लेगा एनर्जी फिर इसको बाहर छोड़ेगा। अगर जो एनर्जी बाहर छोड़ रहा है, अगर उसको हमारी आई से डिटेक्ट कर पाती है, या उसका मतलब यह बोल सकते हैं कि वो जो बाहर रेडिएशन रेडिएट कर रहा है वो विजिबल रेंज की है, तो वो हमें कंपाउंड क्या है वो हमें मतलब उसका कलर शो होगा हमें। अगर कोई जो रेडिएट हो रहा है वो यूवी की फॉर्म में या आईआर की फॉर्म में है, वो हमें कलरलेस शो होगा ना। तो मतलब क्या है, जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उस ट्रांजिशन के मतलब पहले ऊपर गया कोई लिगेंड, फिर वो नीचे आएगा तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा। जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो अगर विजिबल रेंज की है तो वो हमारा कंपाउंड क्या होता है, कलर्ड होता है। हाँ, तो इससे तो हमारे उसके जो रेडिएट एनर्जी हो रही है उसका मतलब ट्रांजिशन जो है वो विजिबल रेंज में होनी जरूरी है। अगर हमें कंपाउंड को उसको देखना है तो जो विजिबल रेंज होती है वो होती है 380 से 750 नैनोमीटर तक। ये इसकी वेवलेंथ जो विजिबल रेंज होती है उसकी वेवलेंथ होती है 380 से 750 नैनोमीटर तक। कहीं कहीं 400 से 800 नैनोमीटर तक भी लिखी होती है। तो इसका अगर ये कम मतलब कलर ही होते हैं विव की, और अगर इसकी मतलब ये शॉर्टकट होता है याद करने का किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है किसकी वेवलेंथ कम है। तो मतलब यहाँ पे विव की से शुरू होके आर तक जो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वोयलेट की सबसे कम होती है। विव की मतलब वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो देखो, कोई भी कलर्ड कंपाउंड क्यों होता है। देखो, मान लो हमने एनर्जी दी किसी को ट्रांजिशन कराने के लिए, और वो एनर्जी थी, एनर्जी मान लो उसकी वेवलेंथ थी मतलब उसकी वेवलेंथ ये थी कि जो ग्रीन लाइट की वेवलेंथ होती है ना, वो वेवलेंथ हमने उसको मेटल को दी। मेटल को या किसी भी कंपाउंड को हमने वेवलेंथ दी जितनी ग्रीन की होती है, जितनी ग्रीन लाइट की वेवलेंथ होती है वो हमने दी। फिर उसने एब्जॉर्ब किया और फिर वो ऊपर गया। फिर जो नीचे आएगा ना वो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होगा उसको रेडिएट करेगा। ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहाँ से देखें हम, जैसे ये सर्कल बना लिया होता हमने, विबग्योर को ऐसे लिख लिया, इंडिगो को रहने देते हैं इसमें, क्योंकि इंडिगो को कोई एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर नहीं होता। जैसे VBGYOR, तो जो इसके अपोजिट में है ना, जैसे वोयलेट के अपोजिट में है वो मतलब येलो है, वोयलेट के अपोजिट में येलो है, ब्लू के अपोजिट में ऑरेंज है, ग्रीन के अपोजिट में रेड है। तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं दोनों एक दूसरे के। अगर मान लो ग्रीन एब्जॉर्ब की है उसने कंपाउंड ने, तो रेडिएट कौन सी करेगा, रेड को रेडिएट करेगा। समझ रहे हो। अगर उसने वोयलेट एब्जॉर्ब करी है तो वो वोयलेट एब्जॉर्ब करी है तो जो ऊपर से नीचे आएगा रेडिएशन करे मतलब एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो कौन सी करेगा, जो येलो शो करेगा। और उसने वोयलेट एब्जॉर्ब किया। देखो, अगर ग्रीन एब्जॉर्ब कर ली तो रेडिएट तो मतलब एक टाइप से तो सारे ही करेगा वो ग्रीन को छोड़ के। जैसे बी जी को तो एब्जॉर्ब कर लिया था, YOR ये मतलब सारे जो है रेडिएट करेगा, बाल छोड़ेगा। लेकिन क्या है, जैसे वोयलेट और इंडिगो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। कंप्लीमेंट्री मतलब ये अगर दोनों एग्जैक्ट अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे वोयलेट और इंडिगो मतलब इक्वली प्रेजेंट है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो मतलब उनका कोई कलर नहीं होगा। तो वोयलेट और इंडिगो को कैंसिल आउट कर देगा, ऐसे ही ब्लू जो है वो ऑरेंज को कैंसिल आउट कर देगा। तो इनकी वजह से तो जो कलर होगा वो एक टाइप से वाइट ही हो जाएगा, मतलब इनका कोई कलर नहीं होगा। तो कलर कौन सा बचेगा, वो बचेगा रेड। तो जो हमारा कंपाउंड होगा वो हमें रेड दिखाई देगा। तो ये कम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे ब्लू और ऑरेंज है, अगर वो दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो एक टाइप से व्हाइट की तरफ चली जाएंगी। जैसे हमारे पास घर में ब्लू पेंट है, अगर उसमें ऑरेंज पेंट हम डालते रहेंगे तो व्हाइटिश होता रहेगा, है ना। तो ये इसका
कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। और फिर इसमें कुछ अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जो सारे कलर को रेडिएट कर रहा है, मतलब जितने सारे कलर हैं सबको रेडिएट कर रहा है, तो उसका कलर होगा व्हाइट। रेडिएट कर रहा, सारे कलर इक्वल अमाउंट में बाहर छोड़ रहा, तो उसका कलर होगा व्हाइट। लेकिन कोई कंपाउंड ऐसा है जो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है और छोड़ कोई सा भी नहीं रहा ना, जिसने सारे एब्जॉर्ब भी कर लिए, तो रेडिएट तो कोई सा भी नहीं करेगा। यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिए तो रेडिएट करते टाइम कोई सा भी नहीं करेगा, कोई सा भी कलर रेडिएट नहीं करेगा, तो वो कंपाउंड होगा ब्लैक। तो इसको ब्लैक बॉडी भी बोलते हैं, जिसमें सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ब्लैक कंपाउंड, ब्लैक जो होता है वो सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होता है, क्योंकि मतलब सुना होगा ना आपने, ब्लैक कलर सबसे ज्यादा एब्जॉर्बर होता है। क्यों? क्योंकि उसने जो सारे कलर है वो एब्जॉर्ब कर लिए, और एब्जॉर्ब कर लिए तो रेडिएट कोई सा भी कलर नहीं करा, तो उसकी वजह से वो ब्लैक कलर हो रहा है, क्योंकि उसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, इसलिए ब्लैक कलर सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होता है। हाँ, तो ऐसे ही व्हाइट कलर सबसे अच्छा रेडिएटर होता है। फिर इसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं, जैसे मतलब वेवलेंथ है, मतलब जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो हम इसी वजह से जो मतलब बाइक वगैरह के, गाड़ी वगैरह के इंडिकेटर होते हैं या रेड सिग्नल होता है, वो हम रेड को यूज करते हैं। क्यों? मतलब वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ ये होती है कि अगर उसने कोई भी वेव है, उसने अपना एक साइकिल पूरा किया है, यहाँ से यहाँ कि उसने उसका एक साइकिल हो गया पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक जितना उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है एक वेव को पूरा करने में, तो वो उसको होती है वेवलेंथ। हाँ, जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो मतलब वो उतना ज़्यादा एरिया कवर करेगा ना, जितनी वेवलेंथ उतना ज़्यादा वो एरिया कवर करेगा। तो इसलिए जो है रेड कलर होता है, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो हम उसको मतलब रेड सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमें उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो तो वो हमें दूर तक दिखेगा। और एक इसका रीज़न होता है कि इसकी स्कैटरिंग जो है होती है बहुत कम होती है, स्कैटरिंग इसकी बहुत कम होती है रेड की। क्यों? क्योंकि जो है अगर वैसे एग्जैक्ट फार्मूला तो काफ़ी वो होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो स्कैटरिंग होती है ना, स्कैटरिंग जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की भी कुछ ही पावर के होते हैं, लेकिन ये समझ लो कि स्कैटरिंग जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की। स्कैटरिंग होती क्या है? जैसे कोई भी लाइट जा रही है, उसके आगे कोई धूल डस्ट पार्टिकल आ गया, तो डस्ट पार्टिकल से टकरा के वो मतलब बेंड हो जाएगी, जो फाइनल पार्ट था उसका उससे ऐसे बेंड हो जाएगी ऊपर या नीचे, मतलब उसको सीधा जाना था वो सीधा नहीं जा पाएगी, तो उसकी स्कैटरिंग हो जाती है। लेकिन जो स्कैटरिंग होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेड की वेवलेंथ तो सबसे ज़्यादा है, तो रेड में स्कैटरिंग बहुत कम होगी ना, रेड में स्कैटरिंग बहुत कम होगी। तो इसलिए जो मतलब धुंध वगैरह होती है, धुंध में क्या होता है, फोग के पार्टिकल होते हैं, फोग के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, तो उनकी वजह से भी स्कैटरिंग होती है। फोग के पार्टिकल होते हैं, जो धुंध वगैरह पार्टिकल होते हैं, तो लेकिन जो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो रेड की जो स्कैटरिंग होगी वो सबसे कम होगी, तो वो सीधा दिखेगा, इधर नीचे ऊपर बैंड नहीं होगा वो। हाँ, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। तो फिर अब हमें पढ़ रहा है, जैसे दो स्टेट बन रही है ना इसमें, E1 और E2, तो हमें ये देखना है कि ये स्टेट कौन कौन सी हो सकती हैं। देखो, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ऑर्बिटल ही दो पार्ट में टूट जाता है। जैसे पहला है डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन। इसमें क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल होता है वो दो पार्ट में टूट जाता है। अगर ऑक्टाइडल का देखें तो T2G और ऊपर Eg में, तो फिर क्या होगा, T2G से Eg में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे अगर है टाइटेनियम H2O6 और इस पे है +3 चार्ज, तो इसमें क्या है, टाइटेनियम +3 में है, टाइटेनियम +3 में उसका कितना होगा, 3D1 होगा, तो मतलब T2G में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक्साइटेशन कराएंगे हम, मतलब एनर्जी देंगे, तो ये Eg में चला जाएगा, तो ये Eg में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इसकी एक्साइटेशन से एनर्जी लेके Eg में चला गया, फिर ऐसे Eg से नीचे आएगा, जो सा कलर वो रेडिएट करेगा, तो वो रेडिएट करेगा, अगर वो विजिबल में आ रहा है तो वो कलर्ड कंपाउंड होगा।
तो ये जैसे, तो इसमें क्या हो रहा है, डी ए बी टी टू जी बी, डी ऑर्बिटल है, ई जी बी डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन होता है, और मेनली हमने ये पढ़ना होता है इस हमारे से जो सिलेबस में होता है। और ऐसे ही मतलब डी डी ट्रांजिशन अगर ये तो मान लो ऑक्टाइडल में देखा हमने, ऐसे टेट्राइडल में क्या होगा, ई जी नीचे होगा, ई जी से टी टू जी में चला जाएगा। और ऐसे ही अगर स्क्वायर प्लेनर है, डी आई एम जी, डीएमजी निकल का डीएमजी के साथ डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम होता है, डीएमजी का मतलब डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, इसका तो देख लेना आप। ऐसे निकल प्लस टू होता है इसमें, निकल प्लस टू मतलब इसका होता है डी एट। लेकिन जो इसमें जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है उसका आप आगे पढ़ोगे भी, लेकिन जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है वो इस तरह से नहीं होती है। डी ऑर्बिटल यहाँ पे, ये डी ऑर्बिटल 5 है ना, तो ये इस टाइप से टूट जाएगा, ये इस टाइप से टूटता है। इसमें क्या होता है, जो एक्स वाई होता है ना, ये जैसे स्क्वायर प्लेनर में एक्स वाई प्लेन में होता है, वो ऐसे प्लेन में होता है, तो इसमें जो एक्स वाई जो जिनमें कंपोनेंट होता है उनके साथ रिपल्सन ज़्यादा होती है, तो उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की, उसके बाद होती है डी एक्स वाई की, उसके बाद होती है डी जेड स्क्र की, उसके बाद होती है डी एक्स जेड और डी वाई जेड की। तो इसमें क्या है, इसमें इस फॉर्म में एनर्जी होती है, इस फॉर्म में ये जो डी ऑर्बिटल है वो टूट जाते हैं। तो इसमें डी8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने भरने हैं, तो इसमें दो ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ जाएंगे। ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, एक ऑर्बिटल है, एक इसमें चला जाएगा। तो इसमें ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगी, डी एक्स वाई से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई तक। अगर ये कंपाउंड कलर्ड होता ही है, तो कलर्ड है वो किसकी वजह से है, डी एक्स वाई से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई में डी डी ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसकी वजह से ये कलर्ड है। तो ये भी एक टाइप का डी डी ट्रांजिशन ही है। तो फिर अगला है जो जिसकी वजह से मतलब 2 स्टेट बन जाते हैं, मतलब या कलर्ड होता है, वो होता है चार्ज ट्रांसफर। इस टॉपिक को भी हमने अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इसमें अभी इसका थोड़ा आइडिया से देख ले। इसमें क्या होता है कि मतलब एक एटम से दूसरा एटम उसको अपने इलेक्ट्रॉन या चार्ज ट्रांसफर करता है। एक एटम दूसरे मेटल को चार्ज ट्रांसफर करता है। इसका एग्जांपल होता है जैसे MnO4 माइनस, इसमें Mn की ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे वो निकलेगी +7, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 होता है ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज, एक ऑक्सीजन में -2, और वो कैलकुलेट करोगे तो +7 ही आ जाएगा। तो Mn और जो होता है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 7 ही होते हैं मैंगनीज में, इसकी होती है 4s2 और D5 होता है। तो इसमें D7 होगा तो ये D0 हो जाएगा। D0 मतलब D में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे कितना है, ऑक्सीजन में O2 माइनस है, तो फिर ऑक्सीजन पे O2 माइनस था, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2s2 2p2, लेकिन ये 2 माइनस चार्ज है तो इसकी वजह से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें देखो p तो 6 हो गया और d ऑर्बिटल जो है वो खाली एम्प्टी हो गया, तो फिर क्या होगा, p6 जो है d0 को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। तो ये हो गया, ये चार्ज ट्रांसफर हो गया। चार्ज ट्रांसफर कौन सा हो गया, लिगेंड टू मेटल, ये लिगेंड के ऑर्बिटल है और ये मेटल के ऑर्बिटल है, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो इसको एक इस वे में भी जो है कोई भी कंपाउंड कलर्ड हो सकता है। अगला होता है, अगला है जैसे मेटल क्लस्टर, तीसरा है मेटल क्लस्टर क्या होते हैं, जिनमें कोई मेटल बॉन्ड हो, एम मेटल बॉन्ड हो, तो उनको बोलते हैं मेटल क्लस्टर। देखो मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड है, तो एक टाइप का बॉन्ड है, तो बॉन्ड में क्या होता है, एक बॉन्डिंग होता है और एक एंटी बॉन्डिंग होता है। मान लो एक सिग्मा बॉन्ड ही है, तो मतलब सिग्मा बॉन्ड है तो इस टाइप का होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मान लो ये एम का है, इस एम का और ये दूसरे एम का है, तो इनमें दोनों के एक ऑर्बिटल है, तो ये सिग्मा बन गया, ये बन गया सिग्मा स्टार। तो इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, इसमें भी मेटल क्लस्टर में इस टाइप के होते हैं। फिर आगे देखो, जो अगर मान लो इसमें एक पाई ऑर्बिटल है, तो फिर क्या होगा, पाई टू पाई स्टार हो जाएगा।
पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हो जाएगी। तो मतलब एक मेटल से दो मेटल के बीच में हाईएस्ट बॉन्डिंग कितनी हो सकती है? हो सकती है 5 5 हो सकती है। मतलब एक मेटल और दूसरे मेटल के बीच में मैक्सिमम 5 बॉन्ड हो सकते हैं। 5 बॉन्ड कौन कौन से होंगे? एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे, और जो है 2 कौन से होंगे? डेल्टा बॉन्ड होंगे। 2 डेल्टा बॉन्ड होंगे। जो मतलब जितने भी बॉन्ड हैं, जितने भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, इतने ही इसके एंटी बॉन्डिंग में होंगे। जैसे मेटल एक सिंगल बॉन्ड था, तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड था और एक उसका एंटी बॉन्डिंग था, तो टोटल दो ऑर्बिटल हो गए थे। इसमें क्या 5 बॉन्ड है, तो 5 तो होंगे बॉन्डिंग और 5 ही एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो इसमें ये आपने पढ़ा होगा, तो मतलब सिग्मा बॉन्ड तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग से, और जो पाई बॉन्ड है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से, लेकिन जो एफ ऑर्बिटल होती है, डेल्टा होता है, वो मतलब पूरा फेस वाइज ओवरलैपिंग होती है। जैसे डी एक्स वाई के चारों लोग जो आपस में आके इंटरेक्ट हो जाते हैं, तो वो हो जाता है वो, मतलब इसको इस टाइप से होता है। डेल्टा डेल्टा बॉन्ड होते हैं। जैसे डेल्टा बॉन्ड बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ये सिग्मा, ये पाई, 2 डेल्टा बॉन्ड, पाई 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 पाई, ये डेल्टा डेल्टा। देखो फिर जो मोलिकुलर ऑर्बिटल लिखते हो ना आप, तो ये इस फॉर्म में लिखते हो कि भाई ये मैं ऐसे पूरा बना नहीं रहा, लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो खाली ऑर्बिटल दिखा रहे हैं बॉन्डिंग वाले। तो फिर क्या होगा, जो मान लो जो सबसे नीचे है ना, जैसे सिग्मा सबसे नीचे है, तो सिग्मा यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में सबसे ऊपर होगा, तो सिग्मा सबसे ऊपर, फिर उसके बाद नीचे पाई है, तो उसके बाद पाई, फिर उसके नीचे सिग्मा, जो डेल्टा है वो होगा। तो सिग्मा के लिए क्या लिखेंगे हम? सिग्मा स्टार, और पाई के लिए लिखेंगे पाई स्टार, और डेल्टा के लिए लिखेंगे डेल्टा स्टार। तो इसमें क्या होगा, जब मान लो इसमें 5 बॉन्ड थे, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। 5 बॉन्ड का मतलब, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भरे गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे गए। तो इसमें जो एक्साइटेशन होगी वो होगी डेल्टा टू डेल्टा स्टार, डेल्टा टू डेल्टा स्टार। तो क्योंकि डेल्टा सबसे नीचे ऊपर भरा हुआ है और डेल्टा स्टार सबसे नीचे है, तो डेल्टा यहाँ पे क्या है? होमो है। होमो क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। मतलब जो मान लो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है जितने भी मोलिकुलर ऑर्बिटल है, मतलब ये सारे मोलिकुलर ऑर्बिटल जो हैं सारे फुल्ली फिल्ड है ना, इनमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी का मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा है? जो फुल्ली फिल्ड है, जो मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन है सब, तो कौन सा है? डेल्टा है ना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो और फिर ये होता है डेल्टा स्टार, इसमें है ल्यूमो। ल्यूमो मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, मतलब लोवेस्ट एनर्जी का मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा है? जिसमें मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मतलब ये कौन सा है? डेल्टा स्टार है। हालांकि ये भी अनऑक्यूपाइड है, पाई स्टार भी, डेल्टा स्टार भी, लेकिन लोएस्ट एनर्जी का कौन सा है? डेल्टा स्टार है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डेल्टा टू डेल्टा स्टार, मतलब ऐसे ट्रांजिशन हो सकता है। अगला होता है कि भाई कोई भी जैसे नॉन मेटल होते हैं, है ना, नॉन मेटल को जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये टाइप के कंपाउंड होते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें जैसे P5 है, अगर फ्लोरीन को देखोगे, फ्लोरीन में होता है, मतलब फ्लोरीन में P5 होता है, फ्लोरीन में P5 होगा, तो फिर ऐसे इनके भी मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे इसमें अगर बनाते हैं तो क्या होता है? नीचे सिग्मा होता है और ऊपर पाई, ये सिग्मा पाई, उनको ऐसे जोड़ते हैं, सिग्मा पाई, फिर ऐसे यहाँ पे पाई स्टार, पाई स्टार, पाई स्टार, और ऊपर सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार। ये क्या? नीचे सिग्मा, ऊपर पाई, फिर ये एंटी बॉन्डिंग में आगे पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब 5 इसके टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, तो 2 इसमें आ गए, 3 इसमें आ गए, तो ये मतलब कितने भरे गए? 6 भरे गए। तो उसके बाद 4 ये जो है एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे इससे, तो एंटी बॉन्डिंग में तो मतलब पाई स्टार में चले गए। तो पाई स्टार के ऊपर कौन सा? सिग्मा स्टार है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन कैसे होगा? पाई स्टार टू सिग्मा स्टार,
पाई स्टार टू सिग्मा स्टार। तो मतलब इस वे में ट्रांजिशन होता है। हमने क्या देखा, हमने ट्रांजिशन देखे हैं कि कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। तो मतलब दो स्टेट बनेंगी, वो कौन कौन किस फॉर्म में बन सकते हैं, या तो डी ऑर्बिटल की फॉर्म में बन सकते हैं, या तो डी ऑर्बिटल की फॉर्म में बन सकते हैं, या मान लो जो मेटल क्लस्टर में से क्या था, वो जो बॉन्ड थे उनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग थे, ऐसे ही मेटल जो नॉन मेटल से इनमें भी जो लेवल बनते हैं बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के, उनके बीच में ट्रांजिशन हो जाता है। आगे देखना हमने सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल मतलब जो जो बताएंगे वही कौन सा ट्रांजिशन जो मतलब सक्सेस मतलब अच्छे से होगा, कौन सा ट्रांजिशन जो पॉसिबल नहीं होगा, तो वो बताते हैं सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या बताते हैं, स्पेशली इंटेंसिटी बताते हैं किसी भी सिग्नल की। इंटेंसिटी मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन हो रहे हैं, वो होता है इंटेंसिटी से रिलेटेड। कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन हो रहे हैं वो होता है इंटेंसिटी से रिलेटेड। मतलब मान लो मतलब 100 ट्रांजिशन हो रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसके कंपैरिजन। मतलब और मान लो एक में 100 ट्रांजिशन हो रहे हैं और एक में 10 ट्रांजिशन हो रहे थे, तो 100 वाले की जो ट्रांजिशन होगी वो जो है कलर होगा वो ज़्यादा इंटेंस होगा। लेकिन जो कितनी एनर्जी गैप है, मान लो ये दो स्टेट हैं E1 और E2, E1 और E2, इनके बीच में कितना एनर्जी गैप है वो तो बताएगा कलर कौन सा होगा। मान लो इनके बीच में एनर्जी गैप है इतना है कि गो ग्रीन आना चाहिए, इनके बीच में एनर्जी गैप है तो इतना है कि जो हमें शो हो रहा है वो ग्रीन होना चाहिए। तो लेकिन जो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड होगी, इंटेंसिटी डिपेंड होगी कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन हो रहे हैं, या मतलब ये सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब ग्रीन हो गया वो तो हमने देख लिया कि जितना इनके बीच में एनर्जी गैप था उसके बेस पे, और कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन हो रहे हैं वो हमें बताएगा कि कितना गाढ़ा ग्रीन है। समझ लो कितना गाढ़ा ग्रीन है वो बताएगा कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन हो रहे हैं, और ग्रीन है वो ये बता रहा है कि इनके बीच में एनर्जी गैप कितना है। तो ये सिंपल सा बना मुझे होता है। तो स्पिन से जो ये बताता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंटेंसिटी को किस फॉर्म में बोल सकते हैं हम, मोलर एब्जॉर्बिविटी की फॉर्म में। मोलर एब्जॉर्बिविटी मोलर एब्जॉर्बिविटी क्या होती है, इसको हम सिग्मा से शो करते हैं। ये क्या होता है, इस साई से शो करते हैं इसको हम। मोलर एब्जॉर्बिविटी होती है कि भाई अगर हम किसी कंपाउंड को की एब्जॉर्बेंस देख रहे हैं, अगर उसको हमने एक उसका कंसंट्रेशन हमने 1 मोलर रखा, और जो मतलब उसकी मतलब वेव जो लेंथ थी जिसमें हम माप रहे थे जो ट्यूब का, अगर उसका वो भी हमने एक मतलब 1 यूनिट रखी, 1 डेसीमीटर बोलेंगे इसमें, तो मतलब तो उसको हम देखेंगे वही मतलब 1 मोलर है और 1 यूनिट है उसकी लेंथ है, तो उस केस में एब्जॉर्बेंस कितनी हो रही है उसको बोलते हैं मोलर एब्जॉर्बिविटी। मतलब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की 1 मोलर है और जिसमें ट्यूब में हम माप रहे हैं उसकी लेंथ भी 1 यूनिट है, तो उस केस में एब्जॉर्बेंस कितनी होगी वो बताता है, वो होता है मोलर एब्जॉर्बिविटी। तो इसके लिए होता है पहला रूल होता है लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। लैपोर्टे सिलेक्शन रूल ये होता है कि भाई डेल्टा एल जो है वो ±1 होना चाहिए। डेल्टा एल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो मतलब जैसे हम डी डी ट्रांजिशन देख रहे थे पीछे, देखिए डी डी ट्रांजिशन में तो क्या दोनों का एल की वैल्यू 2 है, तो उसमें मतलब एक डी से दूसरे डी में जा रहा है तो उसमें डेल्टा एल की वैल्यू 0 होगी। तो ये क्या होंगे जो डी डी ट्रांजिशन होते हैं वो लैपोर्टे फॉरबिडन होते हैं, तो मतलब उनकी इंटेंसिटी कम होती है। लेकिन अगर हमने जो MnO4 का एग्जाम्पल देखा था, जैसे MnO4 में क्या था, D0 था और P6 था। P6 से D0 में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। D के लिए तो क्या +2 है और P के लिए क्या +1 है, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, +1 है। तो ये हो गया लैपोर्टे फॉरबिडन। तो मतलब जो चार्ज ट्रांसफर होता है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो चार्ज ट्रांसफर होता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यह एक इस फॉर्म में भी देख सकते हैं हम, तो G2U G होता है जीरेड, G को बोलते हैं जीरेड, इसको बोलते हैं
अनजीरेड। अनजीरेड मतलब इसका जीरेड का और अनजीरेड का मतलब सिंपली वे में समझना चाहो मतलब सेंट्रोसिमेट्रिक, मतलब अगर जीरेड किसी कोई भी मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसमें हम अगर इधर आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, उधर जा रहे हैं तो भी पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। जैसे डी ऑर्बिटल में होता है, डी ऑर्बिटल में क्या होता है, अपोजिट लोब में सेम साइन होता है, तो मतलब दोनों साइड जा रहे हैं तो वो उसमें मतलब सेम साइन हमें मिल रहा है तो उसको बोलेंगे हम जीरेड है। और जो जिसमें ये जैसे पी ऑर्बिटल है उसमें क्या है, अगर उधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन है, इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव साइन है, तो उसको बोलेंगे हम अनजीरेड। तो मतलब जीरेड से अनजीरेड में ट्रांजिशन होगा तो उसको बोलेंगे, तो वो होगा, वो ट्रांजिशन जो है अलाउड होगा। और ये इसमें भी ये होता है कि भाई जैसे हम जैसे जैसे एल की वैल्यू चेंज होती रहती है ना, जैसे एल जीरो है तो एस ऑर्बिटल है तो वो है जीरेड, एल वन हो गया तो वो हो गया अनजीरेड, एल टू हो गया तो वो हो गया फिर दोबारा से जीरेड, एल थ्री होगा तो वो अनजीरेड। तो मतलब इसमें भी ये मतलब ये होता है कि अगर एल और एल प्लस वन है तो उनका जी कभी सेम नहीं होगा, मतलब एक जी है तो अगला यू होगा, अगर एक पहला जीरेड है एक जीरेड है तो उससे अगली एल की वैल्यू अनजीरेड होगी। तो मतलब अगर ऐसे दो अगर जीरेड आ रहा तो तीन क्या है एल की वैल्यू जिसकी है वो अनजीरेड आएगा, अनजीरेड आएगा। तो मतलब ये भी एक लैप इसी की फॉर्म है कि जीरेड से अनजीरेड में ट्रांजिशन होगा। तो मतलब जीरेड से जीरेड या अनजीरेड से अनजीरेड ये ट्रांजिशन जो है वो लैपोर्टे फॉरबिडन होंगे, ठीक हो गए, लैपोर्टे फॉरबिडन होंगे। तो इसमें देख लिया हमने लैपोर्टे सिलेक्शन रूल देखा। फिर इसमें एक चीज आ जाती है रिलैक्सेशन इन लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन इन लैपोर्टेज रूल, लैपोर्टेज रूल। देखो क्या होता है कि जो टेट्राहेड्रल होते हैं ना वो टेट्राहेड्रल हमने देखा था वो सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होते हैं, लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं वो सेंट्रोसिमेट्रिक होते हैं। सेंट्रोसिमेट्रिक मतलब ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है चार ऐसे होते हैं प्लेन में और एक ऊपर एक नीचे, तो मतलब अगर ऊपर जा रहे हो तो जितना ऊपर जा रहे हो अगर उतना ही नीचे जाओ तो सेम इन्वायरमेंट मिल रहा है, जितना उधर जाओ तो जितना उतना ही उधर आओ तो सेम इन्वायरमेंट मिल रहा है ऑक्टाहेड्रल में। लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या होता है ऐसा नहीं होता है, टेट्राहेड्रल में एक बॉन्ड ऐसे दो बॉन्ड ऐसे हैं तो दो बॉन्ड ऐसे हैं तो अगला बॉन्ड हमारा यहाँ पे होगा, मतलब दो बॉन्ड ऐसे हैं तो अगला बॉन्ड यहाँ पे होगा, ऐसे ऐसे होता है। तो मतलब ऐसे होता है ना, तो मतलब इस बॉन्ड के मान लो इस बॉन्ड के अगर इस वाले बॉन्ड के अपोजिट जाएंगे तो इधर खाली खाली जगह मिलेगी। तो मतलब ये होता है जो टेट्राहेड्रल जो होता है वो सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होता है। अच्छा सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होता तो उसमें क्या हो जाता है एक टाइप से पीडी मिक्सिंग हो जाती है, पीडी मिक्सिंग, पीडी मिक्सिंग हो जाती है, मतलब पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल उसमें मिक्स हो जाते हैं, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो मतलब ऐसा होगा कि भाई जो मतलब उस मान लो डी से डी में ट्रांसफर हो रहा है किसी कंपाउंड में, तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा पी और डी थोड़े मिक्स हो गए तो उसकी जो एल की वैल्यू थी वो एग्जैक्टली टू नहीं रहेगी, एग्जैक्टली टू नहीं रहेगी, तो मतलब एल से टू से थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो मतलब उसको मतलब स्पेशली उसका नेचर ऐसा नहीं होगा कि प्योर डी ऑर्बिटल रहे, प्योर डी ऑर्बिटल में एल की वैल्यू टू होगी। तो अगर मान लो डी टू डी ट्रांजिशन हो रहा था, डी टू डी ट्रांजिशन हो रहा था उसमें तो क्या हो गया पी डी मिक्सिंग होगी तो इसकी एल की वैल्यू टू से चेंज होगी, एल की वैल्यू टू से चेंज होगी और अगले की एल की वैल्यू टू ही है, तो उस केस में क्या है ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाएगा। तो उस केस में डेल्टा एल जो है वो जीरो नहीं रहेगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं रहेगा, तो उसकी मतलब कुछ वैल्यू होगी। तो इसमें मतलब जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें वो कुछ उनमें कुछ रिलैक्सेशन होता है लैपोर्टेज रूल की में, तो उसकी उनकी इंटेंसिटी कुछ होती है, मतलब बिल्कुल ये नहीं होगा कि बिल्कुल कम है, तो ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा होती है। और इसमें जो पीडी मिक्सिंग होती है तो उसमें सेंट्रोसिमेट्री का क्या रोल है ये देखते हैं हम। देखो अगर ये थोड़ा ऑर्बिटल समझना पड़ेगा हमें, वैसे तो हम एग्जैक्ट मतलब अच्छे से भी देखेंगे इसको। जो ये तो होता है फोर, जो मेटल के डी ऑर्बिटल हम इनको इस फॉर्म में लिखते हैं, ये होता है 4d के T2 प्लस ई, 4d के ऑर्बिटल हो गए T2 प्लस ई, मान लो 3d के हो गए 4 T2 प्लस ई, ये 4s के हो गए A1,
और ऐसे ही जो 4p होगा उसके हो गए T2, 4s के हो गए, और फिर ऐसे ही इसके होंगे A1 और प्लस T2, जो ये है लिगेंड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये मतलब ये आप ऐसे देख लो, मतलब बाद में देखेंगे भी इनको। तो मतलब ये क्या होता है कि जो लिगेंड के ऑर्बिटल होते हैं ना, वो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि वो मेटल के साथ बॉन्डिंग बना ले। तो इस मतलब ये भी A1 हो गया, ये भी A1 हो गया, ये T2 हो गया। तो मतलब इसमें क्या होगा, तो सबसे नीचे मान लो A1 है, उसके बाद T2 है, उसके बाद T2 है, ऐसे। तो फिर ये जो है E तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा, क्योंकि E के साथ कोई सिमेट्री मैच नहीं हो रही है। तो फिर उसके बाद एक T2 बनेगा, उसके बाद फिर A1 होगा, फिर उसके बाद T2 होगा। ये हो गया E, ये हो गया T2, ये हो गया A1, ये फिर T2। फिर इस केस में क्या होगा, जो T2 है ये d ऑर्बिटल का T2 है ना, और ये है प्योर ऑर्बिटल का T2 है। देखो जो जो T2 होता है G का, मतलब T2 जो d ऑर्बिटल का होता है वो होता है जीरेड ना, वो होता है जीरेड होता है, मतलब जीरेड मतलब अगर इस फॉर्म में है तो उसमें क्या होता है, ये दो लोब में सेम साइन होता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो उसमें ये हो गया जीरेड हो गया, ये तो जीरेड होता है। लेकिन जो T2 होता है 4p का, वो होता है अनजीरेड होता है, इस फॉर्म में होता है ना। मतलब इसमें अगर इधर जाओगे तो पॉजिटिव साइन है, इधर आओगे तो नेगेटिव साइन है। इसमें क्या, इधर जा रहे पॉजिटिव, इतना उधर आ रहे हो तो पॉजिटिव, मतलब जीरेड देखने का सबसे आसान तरीका ही है कि जितना इधर गई उतना ही उसके अपोजिट में आओ, इधर आओ तो सेम साइन मिल रहा है, तो वो होगा जीरेड। लेकिन इसमें क्या, इधर जा रहे हो तो पॉजिटिव साइन है, इधर आ रहे हो तो नेगेटिव साइन है, तो ये हो गया अनजीरेड। और जो सेम सिमेट्री के एलिमेंट होते हैं, जैसे हमने पिछले ऑर्बिटल डायग्राम में भी देखा था, जो अगर T2 और T2 थे, जो d ऑर्बिटल के और p ऑर्बिटल के, उनकी सेम सिमेट्री होने की वजह से वो रिपेल हो रहे थे एक दूसरे से, तो मतलब उनकी मिक्सिंग नहीं हो पा रही थी, है ना। तो मतलब सेम सिमेट्री के जो सेम सिमेट्री होते हैं जिन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, वो एक दूसरे से रिपेल होते हैं, क्योंकि मतलब उनमें मतलब उनका जो लोब का पोजीशन होती है वो बिल्कुल सेम होती है, तो उनके बीच में रिपल्सन होता है। लेकिन जो अगर वो एक जीरेड है और अनजीरेड है, तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि उनके बीच में मतलब पीडी मिक्सिंग हो जाए, मतलब यहाँ पे ये डी ऑर्बिटल है और ये मतलब पी ऑर्बिटल है, तो ये हो सकता है कि ये जीरेड है और ये अनजीरेड है, मतलब इनकी सिमेट्री अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे से मिक्स हो सकती हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो ये T2 ऑर्बिटल था, ये था ये T2 ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल का था ना, ये T2 ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल का था, और ये क्या है, जो 4p वाले से मिक्स हो जाएगा, तो 4p वाले से मिक्स हो जाएगा, और ये इसके साथ भी मतलब 4p वाले से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो d और p था ये मिक्स हो जाए, तो मतलब इसमें dp मिक्सिंग हो गई, तो इसमें डेल्टा एल की वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगी, तो फिर ट्रांजिशन में डेल्टा एल की वैल्यू जीरो नहीं रहेगी, तो जीरो से कुछ अलग हो गई। लेकिन ऑक्टाइडल के केस में क्या होता है, पूरा मॉलिक्यूल जो है वो सेंट्रोसिमेट्रिक होता है, मॉलिक्यूल पूरा सेंट्रोसिमेट्रिक होता है, तो मतलब उसमें तो सारे ऑर्बिटली जी हैं, मतलब हर एक जो पार्ट है उस ऑक्टाइडल का, या 4p लगा लो या s लगा लो, उसमें सारा मॉलिक्यूल मतलब जीरेड की तरह काउंट होगा ना पूरा, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल सेंट्रोसिमेट्रिक है, तो उसके ऑर्बिटल तो होंगे, वो तो जीरेड होंगे ही होंगे। तो फिर उनमें क्या होगा, जो ये T2 में मॉलिक्यूल भी T2 वाला भी जीरेड होगा और P वाला भी जीरेड ही होगा, तो फिर उनमें जो है पीडी मिक्सिंग वो पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर हमने क्या देखा, जो टेट्राहेड्रल होते हैं, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता, टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता, या सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता, सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता, मतलब अगर दोनों अपोजिट साइड में जाए तो सेम साइन सेम इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तो इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता। तो इस केस में क्या हो जाता है, जो T2 होता है मेटल का, T2 मेटल का एंड T2 है और लिगेंड का, ये होता है जीरेड और ये होता है अनजीरेड, तो इनकी वजह से तो क्या हो जाता है, पीडी मिक्सिंग हो जाती है, पीडी मिक्सिंग हो जाती है, पीडी मिक्सिंग हो जाती है, तो एल की वैल्यू चेंज हो जाती है, एल चेंज हो जाता है,
तो फिर उसमें जो डेल्टा एल होता है वो एग्जैक्टली जीरो नहीं बचता, जीरो के अलावा कुछ होगा, मतलब पूरा वन भी नहीं होगा लेकिन मतलब जीरो नहीं होगा। तो उसकी वजह से उसमें लैपोर्टे में रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इसकी वजह से जो टेट्राहेड्रल के कंपाउंड होते हैं वो कुछ उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल वालों से, है ना। तो फिर अगला रूल होता है, मतलब एक ये भी होता है कि भाई अगर मान लो मेटल के साथ ऑक्टाहेड्रल के केस में भी कुछ इंटेंसिटी हो जाती है कंपाउंड की, वो क्यों होती है, वो होती है वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से, वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से। ये मतलब वैसे तो 1% कंपाउंड में हो पाती है, 1% में होता है हो पाती है। इसमें क्या होगा, जो मेटल के साथ लिगैंड का बॉन्ड बना हुआ है तो इनके बीच में कुछ वाइब्रेशन हो रही होती है ना। तो मतलब ये है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल का एक बॉन्ड देख रहे हैं हम, जो एक दूसरे का अपोजिट है, तो मतलब दोनों लिगैंड एक दूसरे से ट्रांस है तो वो देख रहे हैं हम। तो मतलब इनके बीच में वाइब्रेशन होती है मेटल और लिगैंड के बॉन्ड का। मान लो एक सेकंड के लिए कुछ ऐसा होगा कि मतलब नहीं, एक सेकंड भी बहुत ज़्यादा होगा, कुछ 10⁻12 सेकंड के लिए कुछ ऐसा होगा कि भाई जो मान लो ये उधर कितना ज़्यादा खिंच गया, जो ये लिगेंड था उधर ज़्यादा खिंच गया, और ये जो लिगेंड था ये इधर ज़्यादा खिंच गया, मतलब अंदर की तरफ ज़्यादा आ गया। तो इस केस में क्या होगा, जो उसकी सेंट्रो सिमेट्री थी, जो मतलब जो पूरा सिमेट्रिक मोलिकुल था वो पूरा सिमेट्रिक ना रह के कुछ उसमें अनसिमेट्री आ जाएगी, तो बस एक बहुत ही स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। तो उस केस में थोड़ा जो है थोड़ा ट्रांजिशन हो जाएगा, तो लेकिन उसकी इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा नहीं होगी, तो इसकी वजह से भी थोड़ा रिलैक्सेशन होगा, लेकिन ये बहुत कम होता है। तो मतलब इसकी वजह से 0.1% कंपाउंड में ऐसा होता है, 0.1% ट्रांजिशन नहीं हो पाती। अगर मतलब 100% ट्रांजिशन होना था तो उसका 0.1 ही हो पाता, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इंटेंस कलर हो जाता है। ये किसकी वजह से, वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से। अगला है स्पिन सिलेक्शन रूल। अगला स्पिन सिलेक्शन रूल, ये हमने पीछे भी देखा था कि अगर कोई ट्रांजिशन हो रही है तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम रहनी चाहिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 0। तो मतलब अगर मान लो अगर ऐसे D1 में इलेक्ट्रॉन है, ये T2G है और ये EG है, D1 से पहले T2 में था, फिर ऊपर ये ट्रांजिशन हुआ वो चला गया E में। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे भी स्पिन तो हाफ था और यहाँ पे भी हाफ ही है, तो ये क्या है, स्पिन अलाउड है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जैसे D5 का केस है, D5 हाई स्पिन, D5 हाई स्पिन में क्या होगा, नीचे 3 इलेक्ट्रॉन है और ऊपर EG में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर एक ट्रांजिशन हुआ तो क्या होगा फिर, तो नीचे तो 2 बच गए T2 में और एक ऑर्बिटल T2 का खाली बच गया, और फिर यहाँ पे कपलिंग होगी 2 इलेक्ट्रॉन की ना। तो ऊपर 3 हो गए तो एक ऑर्बिटल में तो कपलिंग होगी, तो यहाँ पे तो जो S था, जो स्पिन थी सारी वो होगी। मान लो एक की आप थी तो 500 की कितनी थी, 500 की 5/2 थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इनकी तो 0 हो जाएगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 3/2। तो इसमें डेल्टा एस क्या कुछ चेंज हो गया, मतलब डेल्टा एस कितना हो गया, मतलब 5/2 से 3/2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1। तो इसमें डेल्टा एस की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। तो ये हमने मतलब अगर कोई किसी कंपाउंड में अगर दोनों चीज़ जो है वो फॉलो हो रही है, मतलब लैपोर्टे भी अलाउड है और वो स्पिन भी अलाउड है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में वो जो उसकी इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कोई एक भी अलाउड नहीं है तो वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम होगी। अब हम कुछ कंपाउंड देखेंगे मतलब जिनमें मतलब ये अलग अलग केस देखेंगे कि भाई किसी में लैपोर्टे फॉरबिडन है या तो स्पिन अलाउड है तो ट्रांजिशन कितनी होगी, इसके वे में हम देखेंगे। पहला है लैपोर्टे अलाउड और स्पिन अलाउड। ये किस केस में होता है, जैसे अगर इसका एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल होगा इसका MnO4,
MnO4 माइनस CrO4 माइनस ये इस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं। MnO4 में क्या देखा था हमने D0 से P6 से D0 में इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो उस केस में क्या था, डेल्टा एल की वैल्यू +1 थी, डेल्टा एल की वैल्यू +1 थी, तो वो तो लैपोर्ट अलाउड हो गया है। लेकिन और इसमें ऐसे P6 से जा रहा था, P6 में ऐसा था और D0 था ऊपर, तो फिर जो इसकी ट्रांजिशन होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड है ना, तो इसका ट्रांजिशन हो गया वो ऊपर भी नीचे की साइड ही रहेगा, और नीचे जो था नीचे ये ऐसे रहेंगे। तो मतलब इसका यहाँ पे अगर ये जो इलेक्ट्रॉन गया है इसका माइनस हाफ था और इसका प्लस हाफ है, तो इस केस में भी जो है स्पिन जो है इन दोनों की एक दूसरे के अपोजिट ही रहेगी, तो इसमें स्पिन यहाँ पे भी जो टोटल स्पिन होगी वो 0 रहेगी और यहाँ पे भी स्पिन जो है वो 0 रहेगी। तो इसको इसमें क्या है, जो ये कंपाउंड हो गया जो MnO4 होगा, तो MnO4 यहाँ पे मतलब लैपोर्ट अलाउड भी है और स्पिन अलाउड भी है, तो इसको हम बोलते हैं मतलब टाइप होती है इसकी, इसको बोलते हैं मतलब MCT बोलते थे सीधा, मतलब चार्ज ट्रांसफर होता है इसमें। चार्ज ट्रांसफर में क्या होगा, लैपोर्ट भी अलाउड होगा और स्पिन भी अलाउड होगा, और इसमें फिर लिखते हैं मोलर एब्जॉर्बिविटी मतलब एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होगी 10,000 के करीब होगी, और इसमें 10,000 के करीब होगी, तो फिर तो इसकी यूनिट होती है, यूनिट होगी इसकी मतलब लीटर मोल इनवर्स और फिर सेंटीमीटर इनवर्स, ये यूनिट होती है मतलब मोलर एब्जॉर्बिविटी की। तो मतलब इसमें क्या है, इस MnO4 के केस में लैपोर्ट अलाउड भी है, स्पिन अलाउड भी है, और इसकी टाइप होती है चार्ज ट्रांसफर, और मतलब इसका मोलर एब्जॉर्बिविटी की वैल्यू इतनी होती है कि इतनी मतलब 10,000 का मतलब उसकी इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है। फिर इसके एग्जाम्पल कुछ होते हैं MnO4 या क्रोमियम माइनस। तो फिर हो जाता है कि भाई अगला केस क्या होगा, मतलब लैपोर्टे में रिलैक्सेशन इन लैपोर्टे मतलब लैपोर्टे में कुछ रिलैक्सेशन है, और जो स्पिन अलाउड है वो स्पिन अलाउड है, तो उसके लिए मतलब ये होता है, मान लो डी ट्रांजिशन में होगा, ये डी ट्रांजिशन में होगा, और ये किस केस में होगा, जैसे अगर आप देखो निकल Cl4 है, और मान लो यहाँ पे बार है 2-, तो इस केस में क्या है, निकल ये कंपाउंड जो है टेट्राहेड्रल है, ये इसका अगर ऊपर देखो निकल देख लो, या कोबाल्ट ले लेते हैं, कोबाल्ट का एग्जाम्पल इधर कोबाल्ट Cl4, तो फिर इसमें क्या है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव क्या होगा, D7 होगा, D7 के केस में क्या होगा, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, ये मान लो और ये इस टाइप का है, मान लो ये है तो ये होगा D7 हो गया लैपोर्टे में जो रिलैक्सेशन हो गया, क्योंकि ये कंपाउंड जो है टेट्राहेड्रल है, तो लैपोर्टेज में तो मतलब रिलैक्सेशन हो गया। फिर इसमें एक यहाँ पे जो स्पिन है कितनी है, 3/2 है, क्योंकि ये दोनों तो फुलफिल्ड है, तो इनकी 3 की वजह से होगी, मान लो स्पिन होगी 3/2। फिर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चला गया, जो पेयर्ड वाला है उससे जाएगा ना, तो उस केस में क्या होगा, नीचे तो 3 बच गए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके फिक्स हो गया, तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 2 3, तो इसकी एस की वैल्यू भी मतलब 3/2 ये होगी। तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी ना, मतलब ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे भी 3/2 है, यहाँ पे भी 3/2 है, तो इस केस में क्या होगा, जो लैपोर्टे में तो रिलैक्सेशन है, लेकिन स्पीड जो है वो
फुली अलाउड है, तो इस केस में भी ट्रांजिशन होगी, तो इस केस इसका होगा 1000 होगा, 1000 होगी इसकी मोलर एबिलिटी। और इसके कंपाउंड जैसे COCl4 या COBr4, मतलब इस टाइप के जो एग्जाम्पल होंगे उसमें आपने पहले तो कंपाउंड जो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, और इसमें फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसकी जो एक ट्रांजिशन करा के उसकी फिर आपने स्पिन देख लेनी है। फिर अगला कंपाउंड होगा जो मतलब लेपोर्टे तो पूरा फोरबिडन होगा, लेपोर्टे पूरा फोरबिडन होगा, और स्पिन अलाउड होगा, ये भी टाइप होगा डी ट्रांजिशन, तो इस केस में होगा। सो जैसे इस केस में क्या देखेंगे हम, जैसे आयरन है FeH2O6, या कोबाल्ट का देख लो, कोबाल्ट H2O6 है +2 है, तो इस केस में भी क्या है D7 है, D7 में भी एक ट्रांजिशन होगा, तो मतलब जैसे पीछे देखा था जिसमें डेल्टा एस की वैल्यू 0 आएगी उस ट्रांजिशन से। और ये लेपोर्टे तो फोरबिडन है ही, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में लेपोर्टे का कोई रिलैक्सेशन होता नहीं है। तो फिर अगला केस देखेंगे हम कि भाई मतलब लेपोर्टे में रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन इन लेपोर्टे, रिलैक्सेशन इन लेपोर्टे, और जो है रिलैक्सेशन लेपोर्टे, और जो स्पिन है वो स्पिन फोरबिडन है, स्पिन फोरबिडन है। और ये क्या होगा, मान लो डी ट्रांजिशन है, इस केस में जो मोलर एबिलिटी होगी उसकी वैल्यू होगी लगभग 10 होगी। इसका एग्जाम्पल जैसे कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो आप, FeH2O6 या +2, ऐसे ही मतलब कोबाल्ट का भी लिख सकते हो, कोबाल्ट H2O6 और +2। और मतलब इसका ये हमने पिछले वाले का लिखा है, इसका पिछले वाले का, लेकिन ये पहला हो गया, ये मान लो दूसरा हो गया, ये तीसरा केस हो गया। अब हम चौथा केस देख रहे हैं। चौथे में क्या है, लेपोर्टे में रिलैक्सेशन है लेकिन जो स्पिन है वो फोरबिडन है, तो इसकी ये किस केस में होगा, ये होगा जैसे मैग्नीज, अगर MnCl4 है, MnCl4 2 माइनस, मैग्नीज का कंपाउंड है, 4 क्लोरीन आइटम है, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल कंपाउंड होगा हमारा। टेट्राहेड्रल कंपाउंड में रिलैक्सेशन तो होगा ही होगा, लेकिन जो Mn5 देखोगे आप, ये होगा D5 होगा, D5 होगा। और D5 के केस में हमने क्या देखा था, डेल्टा एस की वैल्यू एक केस में 5/2 थी, और एक ट्रांजिशन होने के बाद वो कितनी हो जाती है, 3/2 हो जाती है, तो इसमें डेल्टा एस की वैल्यू +1 थी, तो वो क्या था, स्पिन जो फोरबिडन हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, मोलर जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। तो फिर इसकी तो इसमें इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। इसके एग्जांपल देख सकते हो आप, MnCl4 2 माइनस, मतलब मेन केस क्या है, इसमें आपने D5 बनाना है। D5 के केस में क्या होता है, डेल्टा जो मतलब ट्रांजिशन होता है वो स्पिन फोरबिडन होता है। फिर अगला केस है, अगले केस में क्या होगा, दोनों जो है, जो दोनों मतलब लेपोर्टे भी फोरबिडन है, स्पिन भी फोरबिडन है, इसको मान लो डी ट्रांजिशन ही हो रहा है, डी ट्रांजिशन हो रही है, तो इसका अगला होगा नेग्लिजिबली होता है, मतलब नेग्लिजिबली होती है इसकी इंटेंसिटी, अगर लेपोर्टे फोरबिडन भी है और स्पिन फोरबिडन भी है। इसके एग्जांपल देखते हो तो इसका एग्जांपल निकल के आता है, इसका एग्जांपल आता है K2SO4 Fe2SO4 और 24H2O, K2SO4 Fe2SO4 24H2O, ये कौन सा होता है, एलम होता है, ये मतलब एक टाइप का डबल सोल्ट है, एलम तो नहीं होता लेकिन ये एक डबल सोल्ट है, K2SO4 Fe2SO4। इस केस में क्या है, दोनों जो है वो फोरबिडन होते हैं। अगर इसको आप देखो तो ये आपने नोट कर लिया होगा, क्या कर लेना पीछे से, तो इसमें क्या होगा, जो H2O6 है और ऐसे ही FeH2O6 3, मतलब इसकी अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में देखो तो ये इस फॉर्म में होता है, पोटेशियम का वाटर के साथ जो मतलब ये दो मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे ही आयरन का इसके साथ होगा। इसमें देखो आयरन के 6 इंटू 2 12 मॉलिक्यूल, इसमें भी 6 इंटू 2 12 मॉलिक्यूल, तो उसमें 24H2 था वो यहाँ पे आके बैलेंस हो जाता है। तो इस केस में क्या है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, Fe+3 है, Fe+3 है, और ये कंपाउंड क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में लेपोर्टे तो फोरबिडन अपने आप ही हो जाता है,
और स्पिन फॉरबिडन कैसे हो गया, Fe3 क्या होगा, D5 होगा, और D5 भी हाई स्पिन का होगा, D5 हाई स्पिन होगा। तो हमने ये तो देखा ही था, अगर D5 हो रहा तो वो स्पिन फॉरबिडन तो होगा ही होगा, है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन ना D5 आ रहा है, Fe3 D5 और हाई स्पिन है ये, तो फिर इस केस में क्या होगा, Fe3 है और वो वाटर के साथ है लिगेंड, तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये हाई स्पिन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें 5/2 है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करा देंगे तो वो 3/2 रह जाएगा। तो फिर उस केस में डेल्टा एस की वैल्यू +1 आ जाती है, तो वो स्पिन भी फॉरबिडन हो जाता है। तो इस केस में हमने 5 एग्जाम्पल देखे। आपको क्वेश्चन मिलेगा कि भाई इस मतलब हिस्ट्री, मतलब अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी लेवल का होगा। तो उसमें आपने कोई भी कंपाउंड रखा है तो उसमें आपने पहले देख लेना टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में लेपोर्टे जो है हाफ अलाउड होगा, मतलब उसमें रिलैक्सेशन होगा टेट्राहेड्रल में, और जो अगर ऑक्टाहेड्रल है वो तो बिल्कुल ही फॉरबिडन होगा। तो उस केस में आपने ये केस आपको याद करने हैं, ये मतलब याद रख लेने हैं, और मतलब कोई भी कंपाउंड होगा उसके आप इंटेंसिटी का ऑर्डर बता सकते हो। अगर 4 कंपाउंड रखे हो तो उनका आप इंटेंसिटी का ऑर्डर बता सकते हो। तो अगला हम अगले लेक्चर में देखेंगे।